रेल और नहरें, ये अब हमारा अगला बिंदु है। औद्योगिक क्रांति के कारणों को समझने में इंग्लैंड में अकेले नहीं, पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारणों को समझने में हमारा अगला बिंदु है नहरें और रेल। शुरू में जो नहरें थीं ये कोयले को नगर तक ले जाती थीं। नहरों के माध्यम से नहरों के जाल बिछा दिए गए थे जिससे कोयला जो था वो बड़ी सुगमता से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जहां जरूरत पड़ती थी वहां पहुंचाया जाता था। और कोयले का भार और परमाणु की वजह से इसे सड़क मार्गों में ले जाया नहीं जाता था। सुगम था, सरल था नहरों के माध्यम से इसके ले जाना, नहरों के बहाव में, और उस सड़कें उसके कारण नुकसान से बच जाती थीं। साथ ही एक कम खर्चीला भी था। तो नहरों का उपयोग कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बड़े बड़े नाव में भरकर नहर मार्ग से ले जाने में कम समय भी लगता था क्योंकि वे बहाव में थी और कम खर्च भी रहता था। औद्योगिक ऊर्जा और मकानों में रोशनी, इन दो कारणों से कोयले की बढ़ती मांग ने एक समस्या पैदा कर दी। किसने? औद्योगिक ऊर्जा और मकानों में रोशनी, क्योंकि तब तक थॉमस अल्वा एडिसन का आविष्कार हो चुका था विद्युत शक्ति, बिजली का, और इसलिए कोयले की मांग बढ़ गई थी क्योंकि इनके उत्पादन के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, काफ़ी बढ़ गई। इंग्लैंड में जेम्स ब्रिंडली, इसने वर्सली कैनाल नहर का निर्माण कराया। वर्सली कैनाल, इसका निर्माण कराया और इसका निर्माण मैनचेस्टर के कोयला भंडारों से शहरों तक पहुंचाने के लिए किया गया था। मैनचेस्टर का जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूं और वहां पर्याप्त कोयला भंडार था और उसकी मांग इंग्लैंड के विभिन्न क्षेत्रों में थी, तो नहर के माध्यम से ये सुगमता से पहुंचाया जाने लगा। इस नहर के निर्माण से एक तो दूर दराज उद्योगों में अब कोयला पहुंचने लगा, दूसरा कोयला तीव्रता से पहुंचने लगा, तीसरा जल मार्ग से चूंकि था इसलिए इसका खर्च भी कम था। तो इस प्रकार सस्ते में त्वरित गति से अब कोयला मिलने लगा। नहरों का ये फायदा था। बर्मिंघम शहर जो है उसकी सच्चाई तो ये है कि नहर से जुड़ा होने के कारण उसका विकास हुआ। नदियों के साथ जुड़ने के कारण नहर प्रणाली के बीच में कई शहर आए जो बाद में बड़े प्रसिद्ध हुए। मैं पुनः दोहरा दूं, नहर के फायदों में एक फायदा तो था कि सस्ता आवागमन कोयले का, कम तीव्र आवागमन कोयले का, तीसरा सड़कों का कम नुकसान, चौथा सड़कों से जब ये कोयला जाता था, खासकर काठ का कोयला, तो उस उठापटक में कोयले के चूरे हो जाते थे। नदी मार्ग से जाने से, नहर मार्ग से जाने से नुकसान से भी बचे। चौथा पांचवा जिक्र कि इस नहरों के जाल के बीच में आने वाले गांव अब शहर बन चुके थे, जैसे लंदन, ब्रिस्टल चैनल और मटमी, हम्बरशायर, ये सब नदियों से जुड़े हुए थे या नदियों की नहर प्रणाली से जुड़े थे। इसके फायदे देखकर क्या हुआ कि 1760 के आसपास नई नहरों का निर्माण, नहर प्रणाली का निर्माण फिर प्रारंभ हुआ, नई नहरों की परियोजनाएं प्रारंभ हुई और 1788 आते आते हम कह सकते हैं कि 1796 तक नहरोन्माद नाम से जाने वाली अवधि में बहुत सारी योजनाएं बनाई गईं। नहरोन्माद, नहरों का उन्माद, नहरों के लिए एक तरीके से पागलपन हो गया।
हर जगह नहरों के जाल बिछाने की एक तरीके से होड़ शुरू हो गई। और उसके कारण मैंने आपको गिना दिए हैं कि नहरों की अचानक इतनी महत्ता क्यों जागी। आप देखिए कि सब कुछ समय पर हो रहा है। नदियां पहले भी थीं, लेकिन नदियों से नहरों का कटाव किस रूप में उद्योगों के लिए उपयोग किया जा सकता है, इसे समझने वाले इंग्लैंड के लोग थे और उन्होंने बड़ा समसामयिक कदम लेते हुए नहर बनाए। और 1788 से 1796 के काल में तो इतनी नहर परियोजनाएं बनी कि इस काल को नहरोन्माद का काल कहा जाता है। 60 वर्षों में बहुत से नहर बनाई गई जिनकी कुल लंबाई लगभग 4000 मील से अधिक। कल्पना करिए, 4000 मील से अधिक लंबी नहरें बनाई गई। ये तो हुआ नहरों की गाथा। नहरों की आवश्यकता क्यों पड़ी यह आपने समझा। नहरों का विस्तार किसने और कैसे किया ये भी आपने समझा। और नहरों के विस्तार के क्या परिणाम हुए ये भी आपने समझ लिया। एक घटना कैसे या एक डेवलपमेंट कैसे दूसरे डेवलपमेंट को एक के बाद एक जन्म देता है, कारण बनता है, फिर कारक बनता है, ये आप इस अध्याय में स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे। अब जब नहर निर्माण होता है, आवाजाही होती है सामान की, चाहे वो कोयला हो तो बाकी सामान भी आने जाने लगेगा, बाकी सामान का भी आवागमन शुरू हो गया। वाष्प इंजन जब आया और वो प्राइम मूवर के रूप में जब देखा जाने लगा तो वाष्प इंजन के अन्य उपयोग भी शुरू हुए। लोहा जब आया तो लोहे के अनेक उपयोग ईजाद हुए। मशीनें जब आईं कॉटन बनाने की तो कॉटन में प्रिंट करने की भी मशीनें आई, कई तरह के आविष्कार हुए। इन्हीं आविष्कारों की श्रेणी में वाष्प इंजन से प्रेरित होकर प्रथम भाप इंजन बनता है 1814 में। प्रथम भाप चलित रेल इंजन का निर्माण होता है स्टीफेंसन के द्वारा। किसके द्वारा? स्टीफेंसन के द्वारा, सन 1804 में। अब रेलगाड़ियां परिवहन का नया जरिया बन जाती हैं और सालों उपलब्ध रहती हैं। एक बार पटरी डाल दिया, वो कोई कंज्यूमेबल चीज़ तो है नहीं जो ज़्यादा उपयोग के साथ समाप्त हो जाए, तो उसका उपयोग बढ़ते रहा। ये सालों उपलब्ध रहती थी और इसकी खासियत ये थी कि नहरों या जल मार्ग में जहाँ बाढ़ के समय या नदी के तीव्र वेग के कारण कई बार आवागमन में दिक्कत होती थी, रेल मार्ग वर्ष के हर मौसम में उपलब्ध था। सालों इनकी उपलब्धता रहती थी और साथ ही ये सस्ती भी थी और तीव्र भी थी। ये जल मार्ग से भी ज़्यादा तीव्र थी और सस्ती भी थी, क्योंकि एक बार पटरी बनाने का खर्च, उसके बाद आप उसमें जितनी बार रेल के डब्बे दौड़ाएं कोई नुकसान नहीं। माल और यात्री दोनों का उपयोग होने लगा इसमें। यानी मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कैसे रेल मार्ग नहर मार्ग से ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ। पहला कि ये परिवहन का नया साधन बना, एक ऑल्टरनेटिव। दूसरा, ये परिवहन का ऐसा साधन जो साल भर उपलब्ध। तीसरा, ये परिवहन का ऐसा साधन जो सस्ता और जैसे जैसे समय बढ़ता जाए वैसे वैसे और सस्ता, लागत कम होती जाए। चौथा, बड़ा तीव्र, बड़ी जल्दी सामान पहुंचता था। पांचवा, इसमें किसी तरह का खतरा नहीं था। ट्रेन के डब्बों में माल डालने से इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं थी कि सामान नदी के प्रवाह में पलट जाए, जैसे उसमें होता था। यहाँ पे किसी तरह का या चोरी हो, इसका खतरा नहीं था। छठवां, माल और यात्री दोनों ही अब निश्चिंत होकर इसमें भेजे जा सकते थे।
जल मार्ग में कुछ दिक्कतें थीं, उन दिक्कतों से यहाँ पे एक तरीके से छुटकारा पा लिया गया। लोहे की पटरी, जिसने सन 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान लिया, वो एक नया आविष्कार बन गया, नया आविष्कार बना। भाप के इंजनों से इस लोहे की पटरी पर अब डब्बे खींचे जाने लगे। रेलवे का आविष्कार वास्तव में एक ऐसा आविष्कार था जिसने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को दूसरे चरण में पहुंचा दिया। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। अभी तक जो बातें हो रही थीं, चाहे वो लोहे की खोज हो या उसकी उपयोगिता हो, चाहे वो कपड़ा उद्योग हो, कपास उद्योग हो, कोयला उद्योग हो, और उसके साथ साथ नहरों का निर्माण और अन्य चीज़ें, वाष्प की खोज, अन्य सारे आविष्कार, ये सब औद्योगिकरण की दिशा में पहला चरण माना जा सकता है, पहला पायदान, जिसने आने वाले वर्षों में आधुनिकीकरण का आधार रखा। आधुनिकीकरण के भी पायदान थे। ऐसा नहीं कि पहले ही 100 वर्षों में देश आधुनिक हो चला या विश्व आधुनिक हो चला। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तो आज भी चल रही है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भविष्य में भी चलती रहेगी, उसका कोई अंत नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि 200 साल बाद हम इतने आधुनिक हो जाएं कि वर्तमान काल को हम उस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से हम मध्यकाल को देखते हैं। क्योंकि जिस तीव्रता से आज परिवर्तन हो रहा है, ऐसा सोचना शायद गलत ना हो। ऐसे यहाँ पर इस बात को समझ लें कि रेलवे का आविष्कार ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को दूसरे चरण में पहुंचा दिया। जो जल मार्ग से जो सारा आवागमन होता था माल का, जिसके अपनी सीमाएं थीं, जिसकी अपनी दिक्कतें थीं। अच्छा, जल मार्ग के साथ एक दिक्कत और थी कि जल मार्ग वहीं बनाया जा सकता है जहां पर ढलान हो, जहां पर उसका बनाना सस्ता हो। नहरें वहीं बनाई जाएंगी जहां पे नहर के पानी का ढलान निर्मित किया जा सके। नहरें वहीं बनाई जाएंगी जहां पे आसपास जनसंख्या हो। नहरें वहीं बनाई जा सकती हैं, उतनी दूरी तक बनाई जा सकती हैं जितनी दूरी तक नदी का पर्याप्त पानी इतना बहाव और इतनी गति दे कि उसमें नाव या जो उससे भी माल ढुलाई करना हो उसे ले जाया जा सके। ये उसकी सीमा है, उसकी दिक्कत है नहरों की। रेलवे ने ही ये सुनिश्चित किया कि यात्री और माल दोनों अपने गंतव्य स्थल पर सुरक्षित पहुँचें, वर्ष भर पहुँचते रहें, कम खर्च पर संभव हो और जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकें। रेल मार्ग इस दृष्टि से बनाए गए कि वहाँ पर उनके मार्ग में जनसंख्या हो, उनके मार्गों में खनिज पदार्थों की खदानें हों, उसके मार्गों में ऐसे ऐसे उद्योग या शहर हों जो रेल मार्ग का समुचित उपयोग कर सकें। लोहे की पटरी जब बदली गई तो ये एक बहुत बड़ा आविष्कार था, क्योंकि इसने रेल मार्ग को एक स्थायी रूप दिया। इसीलिए बारंबार इस बात को कहा जा रहा है कि रेलवे की प्रक्रिया, रेलवे का आविष्कार औद्योगिकरण की प्रक्रिया को द्वितीय चरण में पहुंचाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सवाल उठ सकता है कि आप क्या इस बात से सहमत हैं कि रेलवे का आविष्कार औद्योगिकरण के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उसे द्वितीय चरण का में प्रविष्ट कराने का श्रेय दिया जाए? निश्चित रूप से जितने बिंदुओं को अभी हमने छुआ है उससे आप इस बात से सहमत होंगे कि ये एक बहुत
सही बयान है और इसमें कोई दो मत नहीं कि रेलवे का आविष्कार ने आधुनिकीकरण की ओर बहुत तेजी से यूरोप को और इंग्लैंड को बढ़ाया। मैंने आखिर ऐसा क्यों कहा कि रेलवे के आने से औद्योगिकरण का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। रेलवे के आने से औद्योगिकरण की प्रक्रिया दूसरे चरण में प्रविष्ट कर जाती है। क्यों? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत गौर से समझने की बात है कि रेलवे के आने से ऐसा क्या हुआ कि औद्योगिकरण अपने अगले पायदान पे चला गया। थोड़ा इसके इतिहास को जानें और सर्वप्रथम इसमें जिक्र आता है 1801। रेलवे की बात करें तो सर्वप्रथम 1801, जिसमें रिचर्ड ट्रेविथिक इस नाम के एक व्यक्ति ने एक इंजन जैसी चीज का आविष्कार किया था। तो इंजन ही उसे हम कह सकते हैं कि अपने तरीके का पहला इंजन रहा होगा। उसने उसका आविष्कार किया और चूंकि उसकी आवाज़ बड़ी अजीब सी थी, बहुत ज़ोरदार थी, फुफकारने जैसी थी, इसलिए उसका नाम दिया गया फुफकारने वाला दानव। क्या नाम? फुफकारने वाला दानव, यानी पफिंग डेविल। PUFFING, पफिंग, पफ करता था। पफिंग डेविल इंजन ही था। ये 1801 की घटना है। लेकिन इसके बाद 1814 में दूसरी घटना होती है और 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जिसका नाम जॉर्ज स्टीफेंसन था, उन्होंने एक नया रेल इंजन बनाया। जॉर्ज स्टीफेंसन रिचर्ड ट्रेविथिक के बाद 1801 के बाद 1814 में इन्होंने एक रेलवे इंजन बनाया जिसका नाम था ब्लचर। ये इंजन 30 टन माल, कितना? 30 टन माल को लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। बहुत कम स्पीड थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अच्छाई क्या कि माल एक साथ 30 टन लोड कर सकता था और चढ़ाई में, जहां आदमियों के लिए संभव नहीं था इतना माल लेके चढ़ना, या बहुत श्रम लगता था चाहे जानवर के रूप में चाहे मनुष्य के रूप में, उसके बदले अब ये 30 टन माल चढ़ने लगा। भले ही 1 घंटे में पहुंच जाता हो, लेकिन 4 मील पहुंचना काफ़ी बड़ी बात थी, और वो भी चढ़ाई में। तीसरा चरण आता है, या तीसरा घटनाक्रम में तीसरी घटना होती है 1825 में। 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच में एक 24 किलोमीटर की रफ्तार से, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 9 मील का रास्ता तय करने के लिए ट्रेन चलती है। कहाँ? स्टॉकटन और डार्लिंगटन। नक्शे में देखिए, दूरी कुछ नहीं है, 9 किलोमीटर मात्र। लेकिन एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना हो जाती है, क्योंकि इससे साबित हो जाता है कि इंजन को यदि ज़्यादा ताकतवर बनाया जाए किसी जरिए से, तो वह माल ढो सकती है। ये बात बहुत अहम मुद्दे की थी, अहम थी। ये जो डार्लिंगटन और स्टॉकटन के बीच में जो 9 मील की दूरी में जो रेल मार्ग बना था, उसमें 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चली गाड़ी, और 2 घंटे में उसने वो दूरी तय की। कितनी देर में? 2 घंटे में। 9 मील की दूरी 2 घंटे में, लेकिन रफ्तार 24 किलोमीटर प्रति घंटा। लिवरपूल और मैनचेस्टर, अब ये 2 जो प्रसिद्ध शहर थे, जो कपास उद्योग के लिए और अन्य उद्योगों के लिए बहुत बहुत बड़ा केंद्र थे, इनको अब रेल मार्ग से जोड़ा गया। अर्थात रेलों की महत्ता अब स्पष्ट हो गई।
रेल मार्ग की उपयोगिता अब बहुत स्पष्ट हो गई। इसके बाद शुरू होते हैं वे क्रांतिकारी परिवर्तन जो औद्योगिकरण को दूसरे चरण में ले जाते हैं, जो रेलवे को जिम्मेदार बनाते हैं औद्योगिकरण को दूसरे चरण में ले जाने के लिए। यहाँ क्या होता है कि रेलवे की यद्यपि स्पीड कम थी, रेलवे ट्रैक बनाना पड़ता था, उसके अपने खर्चे थे और उसमें समय लगता था, लेकिन ये बात साबित हो गई कि ज़्यादा पावर, ज़्यादा ताकतवर इंजन बनाए जा सकते हैं जिसमें ज़्यादा माल ढुलाई हो सकती है। एक बार ये तय हो गया, ये संभावना एक बार पता लग गई, तो इस संभावना की तुलना नहरों से की जाने लगी। आपको मैंने बताया था एक काल चला था नहरोन्माद का, जिसमें नहरों का जाल बिछाया गया। बहुत सारी नहरें माल ढुलाई के लिए, यात्री ढुलाई के लिए और अन्य चीज़ों के लिए बनाई गई थी। अब ये जब तुलना की जाने लगी रेलवे की सुविधाओं बनाम नहरों की सुविधाओं से, तो देखा गया कि नहरों में कुछ समस्याएं थीं और समय के साथ साथ जब नहरों का जाल तो बिछ गया, पर उसके साथ साथ नहरों की कुछ समस्याएं भी ज़्यादा अहम हो गईं। जैसे सबसे बड़ी समस्या उसमें ये थी कि नहरों के जाल में के कारण अब यद्यपि आवागमन इतना ज़्यादा हो गया कि जिसे हम जाम कहते हैं, गाड़ियाँ जैम हो गई हैं, ऐसे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। बहुत ज़्यादा भीड़ होने से माल ढुलाई आदि की रफ्तार कम हो गई। भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की गति कम हो गई। इन जल स्रोतों का जो मार्ग था वो आवागमन के साधनों से पट गया। तो एक समस्या तो ये आ गई। दूसरी समस्या प्राकृतिक आपदा, जैसे वर्षा का हो जाना, अतिवृष्टि या बरसात ना होना, ये दोनों ही प्राकृतिक आपदाएं थीं, जिसके कारण नहरों में कभी पानी नहीं रहता था या कभी ज़रूरत से ज़्यादा पानी रहता था, जो परिवहन को प्रभावित करती थी। इसके साथ ही नहरों की जो गति थी, पानी की गति, वह भी नियंत्रित नहीं थी। ये तय नहीं था कि कितनी देर में हम वहाँ अपने गंतव्य स्थल पे माल पहुँचा सकेंगे या यात्री अपने गंतव्य स्थल में कितने समय में पहुँच सकेंगे। ये सब के मद्देनज़र जब रेलवे से इसका वो किया गया, रेलवे से तुलना की गई, तो पाया कि रेलवे इस मामले में ज़्यादा सुविधाजनक है। रेल मार्ग बनाने की दिक्कत तो है, पर जैसे नहर बनाने की दिक्कत थी, पर नहर को उन्होंने तो जाल बिछा दिया नहरोन्माद के माध्यम से, तो ऐसे ही रेल मार्गों का भी जाल बिछाया जा सकता है। और यदि ऐसा हो गया तो नहरों से होने वाली समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। और इस प्रकार रेलवे जो है अब सुविधाजनक आवागमन की श्रेणी में, सुविधाजनक परिवहन की श्रेणी में आ गया। ये जो मानसिक परिवर्तन है रेल बनाम नहर में, रेलवे को प्राथमिकता दी जाने की जो दिए जाने का जो बदलाव आया लोगों के मन में, उस बदलाव ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। 1830 से 1850 के बीच इंग्लैंड में कुल मिलाकर 2 चरणों में 60,000 मील लंबा रेल मार्ग बिछा दिया गया। कितना? 60,000 मील लंबा रेल मार्ग 2 चरणों में, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। पर आपको ये समझने की जरूरत है कि 20 वर्षों के दौर में जैसे नहरोन्माद हुआ था, ऐसा ही 2 दौर उन्माद का। उन्माद मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा पागलपन, उत्साह, बहुत ज़्यादा उत्साह, जो एक पागलपन की सीमा पे होता है, पागलपन की सीमा तक पहुंच जाए, ऐसा उत्साह, अति उत्साह का दौर आया रेलवे में भी। और ये दौर को हम 2 कालों में बांट सकते हैं। वैसे तो
1830 से 1850 का काल है, जब 60,000 मील लंबा मार्ग बिछाया गया। लेकिन यदि हम दो कालों में बांटें तो 1833 से 1837 के मध्य छोटे रेलोन्माद का दौर आया। छोटे रेलोन्माद, जिसमें करीब 1400 मील लंबी रेल लाइन डाली गई। यानी 1400 मील की दूरी अब लोग नहरों के बदले रेलवे में तय करने लगे, रेल के माध्यम से तय करने लगे। माल की ढुलाई 1400 मील अब इसमें होने लगी। और दूसरा दौर जो आया वो था सन 1844 से 1847 का काल, मात्र 4 वर्ष। 1844 से 1847 के काल को हम कहते हैं बड़ा रेलोन्माद। छोटा रेलोन्माद, बड़ा रेलोन्माद। इस बड़े रेलोन्माद को बड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पटरियों का जाल बिछाया गया उसकी लंबाई थी 9500 मील लगभग। कल्पना करिए कितने बड़े स्तर पर रेलवे का काम हुआ होगा, जहाँ पे 9500 मील लंबी रेल के पथ बनाए गए मात्र 4 वर्षों में। तो आपको ये समझना जरूरी है कि रेलवे की महत्ता तुरंत समझ ली गई और उसने नहरों का स्थान ले लिया। इस संपूर्ण कार्यावधि में रेल की पातें ही डालते चले गए, रेल के इंजन बनाते चले गए। अब इसका तीसरा प्रभाव क्या पड़ा होगा? बहुत बड़ा प्रभाव इसका ये पड़ा कि रेलें बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए लोहे की मांग कई गुना बढ़ गई। मांग बढ़ी तो लोहे की खदानों में उत्पादन बढ़ा, उत्खनन बढ़ा। उत्खनन तभी संभव है जब उसके लिए पर्याप्त टूल्स हों, पर्याप्त श्रम हो। लोहे का उत्खनन करने के लिए बहुत तरीके के नई चीज़ें ईजाद की गई। लोहे के उत्खनन के लिए बहुत श्रम लगा, बहुत मजदूर लगे, और उसके साथ ही चूंकि इंजन वाष्प से चलते थे, कोयले का भी उत्खनन, कोयले की मांग भी कई गुना बढ़ गई। दूसरे शब्दों में इस सारे काम में कोयला और लोहे का भारी उपयोग किया गया और लोगों को काम भी मिला। क्योंकि यदि रेलवे की पातें बिछाई जा रही हैं, रेलवे के इंजन बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से मजदूरों की श्रम की ज़रूरत है, लोगों को नौकरी देने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार शहर में आए हुए जो हजारों लाखों मजदूर अपने गांव, अपनी ज़मीन छोड़कर आए थे विवशतावश, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में किया है, अब वे खदानों में तो खप ही गए थे, चाहे वे लोहे की हों, चाहे कोयले की हो। उसके साथ ही साथ अब ये लोग लोहे की पातें बनाने के निर्माण कार्य में भी बड़ी भारी संख्या में लग गए। और लोहे की खदानों में भी अब जो प्रोडक्शन हुआ, जो उत्पादन हुआ, वो भी कई गुना बढ़ा। तो इसकी तीव्रता जो थी, उनको बहुत जल्दी ये लोहे के चाहिए थे। लोहे की ज़रूरत तो थी ही, इसकी त्वरित ज़रूरत थी। त्वरित ज़रूरत की पूर्ति के लिए ज़्यादा श्रम, ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार मजदूरों को भी बड़ी भारी संख्या में इन खदानों में खपाया गया। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि रेलवे की शुरुआत किस प्रकार औद्योगिक क्रांति के दूसरे चरण को जन्म देती है और किस प्रकार रेलवे औद्योगिक क्रांति को उसके दूसरे पायदान में ले जाता है। संक्षिप्त में हमने जिक्र कर लिया।